तो नाज़रीन, आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि 2024 जो साल है वो काफ़ी अहम होने वाला है जमहूरियत के लिए। ये एक ऐसा साल है जहाँ पर तकरीबन 40 ममालिक में इस बार इंतखाबात होने वाले हैं। अभी हाल में हमने बांग्लादेश के इंतखाबात देखे, पाकिस्तान के इंतखाबात देखे, इसी साल अमेरिका में भी सदारती इंतखाबात होने वाले हैं और हमारे मुल्क में भी बस बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। तो शुरुआत मीर अयूब अली साहब आपसे करना चाहूँगा। आपने 2014 इंतखाबात देखे, पहले की बात नहीं करूँगा, शुरुआत मोदी के दौर से करूँगा। 2014 आपने देखा, 2019 देखा, अब 2024 क्या फ़र्क लग रहा है, क्या फ़र्क होने वाला है इस बार? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सवाल करने का। आप सवाल करेंगे, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। शायद यही सिस्टम हम फॉलो करें। 2024 के जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो बड़े एक टर्निंग पॉइंट है, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में। उसकी वजह, मेरे ये बयान की वजह ये है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बीजेपी जो है वो 370 सीट जीतेगी और बाकी के जो 30 सीट्स हैं वो उनके अलायंस पार्टनर्स जीतेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास में 400 सीट्स होंगे। अगर किसी एक ब्लॉक के पास में 400 सीट्स होंगे तो आप सोचिए कि अपोजिशन का क्या हशर होगा। और जिस किस्म के बिल्स और एक्ट्स और कानून बनाए जाएंगे उसका कोई डिस्कशन होगा, उस पर कोई अपोजिशन होगा, उस पर कोई बातचीत होगी। ये एक बड़ा अहम सवाल है जो हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर साहब, सवाल आपसे है कि जिस तरह से 370 की बात हो रही है, एक तो ये फिगर 370 मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से क्यों आया है, दूसरा ये कि जिस तरह से अपोजिशन लगातार कह रही है कि अगर इस बार मोदी दोबारा आए तो जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, किस तरह से देखते हैं इसको? मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ इस वजह से है कि जो टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं वो तो 2014 था। 2014 के बाद से अगर आप देखें कि दुनिया की कोई भी जमहूरी इंडेक्स में हिंदुस्तान की ढलान की रफ्तार बहुत बढ़ गई है। और अब हम फ्लॉड डेमोक्रेसीज एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका मतलब ये कि ऐसी जमहूरियत जो एक्चुअली जमहूरियत है नहीं, वो हम पहले ही हो चुके हैं। और 2019 के बाद हम बाकायदा डिक्टेटोरियल हो गए। अगर आप पार्लियामेंट में देखें क्या हशर हुआ पिछले 5 साल में, कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, सारे बड़े एक्ट छोटे बड़े सब बगैर कोई डिस्कशन के पास हुए। जहां ये 140 मेंबर्स को लोकसभा से जहां आपने सोचा कि थोड़ी सी डिसेंट होगा वहां पे तो निकाल नहीं, ये कहने नहीं, मेरा ये सवाल एक ही है कि क्या कभी कोई बिल पास कराना हो या कोई कानून पास कराना हो तो ये क्या तरीका सही है कि 140 लोगों को आप पार्लियामेंट से बाहर करके अपना काम कर ले रहे हैं? तो ये कभी भी नहीं हुआ इस तरह। इसीलिए सारी दुनिया देख रही कि दुनिया की जो सबसे बड़ी जमहूरियत थी वो अब सबसे छोटी जमहूरियत हो गई। जमहूरियत के नाम पे सिवाय इसके कि इलेक्शन हो रहे हैं और कोई जमहूरी काम तो नहीं हो रहा, क्योंकि जमहूरियत की बुनियाद पार्लियामेंट्री डिस्कशन और मीडिया में डिस्कशन होता है और वो दोनों हमने ख़त्म कर दिए। तो इस वजह से हमारी जो स्लाइड शुरू हुई वो तो 2014 में और 19 में वो पुख्ता हो गई। 2024 का इलेक्शन अहमियत इसलिए रखता है कि 2024 में हमको ये नहीं मालूम है कि अब अगले 5 साल मोदी साहब करेंगे क्या, क्योंकि उन्होंने जो पिछले सैटरडे को एक स्पेशल सेशन बुलाया था पार्लियामेंट का, उसमें कहा उन्होंने कि मैंने 5 साल में 3 चीज़ें की। आप सोचिए, एक जमहूरियत का, एक सबसे बड़ी जमहूरियत का बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहा है और कह रहा है कि मैंने 3 चीज़ें की। क्या किया भाई आपने? पहले मैंने ट्रिपल तलाक ख़त्म कर दिया। वो जो 5 लोग ट्रिपल तलाक दिया करते थे उनको मैंने जेल भेज दिया, उसका मतलब वो हुआ। दूसरा ये कि मैंने आर्टिकल 370 और वो जो 370 कह रहे हैं बार बार, वो उसी 370 की कर नहीं, वो याद दिलाना, बिल्कुल वो याद दिलाना चाह रहे हैं। 370 उनके दिमाग में बैठा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने 370 ला लिया और कश्मीर को मैंने स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर नकार दिया। और तीसरी चीज कह रहे हैं कि मैंने मंदिर बनाई।
आप सोचिए कि 5 साल एक मुल्क जो इस रफ्तार से बढ़ रहा था, जो दुनिया की तीसरी दूसरी पहली मईशत बनना चाह रहा था, उसमें 5 साल में आपने जो काम किया वो ये 3 काम किए। अब इन 3 कामों का क्या रेलिवेंस है मॉडर्न दुनिया में, और इन 3 कामों के बाद आप अगले 5 साल क्या करने वाले? तो हर बार ये मोदी साहब की बड़ी हो रही सफाई की, उन्होंने 2014 में कहा कि मैं फलानी चीजें करूंगा और उन्होंने वो किया। आप देखिए कि वो जो भी प्रॉमिस करते हैं वो जरूर डिलीवर करते हैं। नॉन इकोनॉमिक इश्यूज में, इकोनॉमिक इशू में जो भी प्रॉमिस किया वो एक भी नहीं करते। फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी, लोगों के पास घर होंगे, 15 लाख रुपए आएंगे, उन पे कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन मंदिर बनाऊंगा, वो एनआरसी करूंगा, सीए करूंगा, ट्रिपल तलाक करूंगा, वो सब किया। अब वो सिर्फ एक चीज प्रॉमिस कर रहे हैं, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके अलावा उन्होंने कोई चीज बताई नहीं है कि अगले 5 साल में क्या करेंगे। इस वजह से ये जो अगले 5 साल है वो इस वजह से तशवीशनाक है कि हमें ये नहीं पता है कि वो उनके दिमाग में है क्या। चलिए मैं आपके पास आऊँगा। इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, आपके पास आ रहा हूँ कि किस तरह से देख रहे हैं अक़लियतों का क्या किरदार होना चाहिए 2024 के इलेक्शन में, कि जिस तरह से अक़लियतों को एक तरह से किनारे किया जा रहा है, जो उनको जमहूरी हुकूक मिल रहे हैं उनसे हटाया जा रहा है, तो अब अक़लियतों का क्या किरदार होना चाहिए 2024 के इस इलेक्शन में? सबसे पहले तो मैं मुंसिफ टीवी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 2024 का एक ऐसा इलेक्शन जो हिंदुस्तान की एक नई तारीख लिखने जा रहा है, उससे बहुत पहले आपने आज का ये मुज़ाकरा रखा है। अक़लियतों के हवाले से हम समझते हैं कि 18वीं लोकसभा का इलेक्शन बहुत ही हमारे लिए, यानी इस लिहाज से एक हमारे लिए तशवीश का बायस बन जाएगा कि अगर इसके अंदर फिस्ताई ताकतों को फिर से इक़्तिदार हासिल हो जाता है। जैसा कि अभी फाजिल हमारे दोनों पैनलिस्टों ने आपके सामने ये बात रखी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लिए 370 प्लस बीजेपी और 400 से अबव एनडीए के लिए सीट हासिल करना मुमकिन नहीं है। इसलिए कि इस वक्त जो हिंदी का जो बेल्ट है वहाँ पर अगरचे कि बीजेपी बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकेगी, लेकिन साउथ इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, यहाँ पर बीजेपी को उतनी सीटें हासिल नहीं हो सकेंगी कि जिस तरीके से। लेकिन पीएम पूरी कोशिश कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया छोड़ के साउथ इंडिया पे उन्होंने दौरे बहुत तेज कर दिए लगातार। हम पिछले 3 दिनों से साउथ इंडिया के दौरे पर हैं और लाखों करोड़ों का वो जो है प्रोजेक्ट्स है उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, संगे बुनियाद रख रहे हैं। क्या इसका असर कोई दिखेगा? तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि यहाँ जो पार्टियाँ हैं, मसलन मैं तेलंगाना की अगर बात करूँगा कि अगर बीआरएस बीजेपी से हाथ मिलाती है तो उसे अक़लियतों के वोटों से महरूम होना पड़ेगा। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश के अंदर अगर चंद्रबाबू नायडू या जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के साथ जाते हैं, वहाँ भी एक बहुत बड़ी हमारी अक़लियत है वहाँ पर आंध्र प्रदेश की, वो जो है ना उससे दूर हो सकती है। कर्नाटक के अंदर भी आप जानते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन हुआ है असेंबली इलेक्शन, उसके अंदर अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों की तायीद से वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत बनी है। अगर वहाँ पर जो जनता दल पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है देवगौड़ा की, अगर वो बीजेपी की तरफ जाती है तो लाजमी चीज़ है कि वहाँ पर वो मुसलमानों के वोटों से महरूम हो सकती है। तो हमारा अक़लियतों का जो मामला वो ये है कि वो आज भी सेकुलर पार्टियों के साथ है। अब सेकुलर पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि क्या वो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, नरम हिंदुत्व की पॉलिसी इख्तियार करेंगे, या वाकई वो सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलने का तहैया करेंगे। जो सेकुलरिज्म को डिफ़ाइन किया है हमारे मुल्क के दस्तूर ने, अगर वो उस पर चलते हैं तो लाजमी चीज़ें अक़लियतों को उनका साथ देंगी। और एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की जमहूरियत सेकुलरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ मुसलमान ही ज़िम्मेदार नहीं है, सिर्फ अक़लियतें ही ज़िम्मेदार नहीं हैं। आने वाले इलेक्शन के अंदर इस मुल्क के तमाम सेकुलर ताकतों को और तमाम जमहूरियत पसंद ताकतों को ये सोचना चाहिए कि अगर बीजेपी को फिर एक मरतबा इख्तिदार मिल जाता है तो जैसा कि आमिरुल्लाह खान साहब ने कहा कि वही कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज़, वही मुतनाज़ मौज़ूआत क्या इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। अभी आप देखिए कि इंडेक्स जो हंगर इंडेक्स है हमारा वर्ल्ड लेवल का, ग्लोबल लेवल का, उसके अंदर ये बताया गया है कि जो 121 कंट्रीज़ है उसमें 107वें नंबर पर हमारा मुल्क आ चुका है। हमारी गुर्बत इंतहा पर पहुँच चुकी है। हमारी जो मईशत लड़खड़ा रही है। सरकार तो कुछ और दावे कर रही है जी। सरकार का दावा है कि हम लगातार तरक्की कर रहे हैं। कांग्रेस के दौर में जो 11वें नंबर पे थे हम 3रे नंबर पर आ गए हैं। नहीं, ये कांग्रेस को अब ये सोचना चाहिए। इंडिया अलायंस का जो मामला है, आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर नीतीश कुमार साहब अपनी सियासी मजबूरी की वजह से वहाँ से निकल गए हैं।
लेकिन और भी दीगर पार्टियां उनके साथ ताउन करने तैयार है। जैसा कि यूपी की सूरत हाल अभी आपके सामने बदली है 2 दिन पहले, बिल्कुल, कि वहां पर जो है सो माहिदा हो चुका है। इसी तरीके से केजरीवाल साहब ने भी ऐलान किया है कि हम दिल्ली में कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं। अगर वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी भी अगर समझती हैं तो लाजमी चीज़ है, हमको यकीन है कि वो जो है ना वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस में नहीं आने का ये मतलब नहीं है कि ये पार्टियां बीजेपी की तरफ जाएंगी। हो सकता है कि वो खुद कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी इख्तियार करेंगे और इलेक्शन के बाद कोई नया महाज भी बन सकता है। लिहाजा ये हम समझ हर पार्टी को अपना हदफ मुकर्रर करने का इख्तियार है। अगर बीजेपी ने 370 प्लस की बात की है तो ये मत समझिए कि वो इस हदफ को पार कर लेगी, बल्कि 370 को एक तरह से उन्होंने टारगेट किया है लोगों के जहन में बिठाने के लिए। चलिए जी, अय्यूब अली साहब, वो तो हर पार्टी को हक है, वो हर पार्टी को हक है कि वो अपना जैसे ऐलान करे। आप जानते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार भी ये कहता है कि मैं सबको हराकर जीतने वाला हूं। सरकार बना, तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि हर आदमी ये कह सकता है कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाला हूं। आजाद, बिल्कुल आजाद उम्मीदवार जो है वो जी, झारखंड का सीएम भी बन चुका तो है। ये जो फिगर, चलिए बिल्कुल आपके पास मैं आखिरी बात पा रहा हूं कि ये जो फिगर सोच समझकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने पार्लियामेंट की तकरीर में कहा कि वी आर गोइंग टू क्रॉस द 370, और जैसा कि आपने कहा कि 370 की जो इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है वो खास पस मंज़र है उसका, मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाह रहा। तो ये बताने के लिए कि हम आने से ही ये काम हुआ है वहाँ पर, और अगर हम आएंगे तो और दूसरे काम किए जाएंगे। अभी आपने देखा कि एनडीटीवी की रिपोर्ट आ चुकी है कि सीए को नाफिज करने की बात की जा रही है। हो सकता है कि मार्च के 2nd वीक में ये बात कोशिश की जाएगी कि इस मुल्क में जो है ना आपके जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को ला दिया जाए, ताकि यहाँ के जो दूसरी अक्सरियत के तबके हैं जिसमें हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी वगैरह, आप जानते हैं कि मुसलमानों को सीए में नहीं रखा गया। नेशनल इशू है, लेकिन उत्तराखंड में इसके कल मीटिंग भी हो गई। मुसलमानों को सीए में नहीं मैं रखा आपके पास गया। आऊंगा क्योंकि वक्त की कमी। अय्यूब अली साहब आपके पास आऊंगा। जैसा कि तेलंगाना के यहाँ पर जिक्र हुआ, काफी लंबे अरसे के बाद कांग्रेस यहाँ पर वापसी की है। बीआरएस अभी हाल में यहाँ से गई है, तो यहाँ का जो मुस्लिम है वो किस तरफ जाएगा, कांग्रेस या बीआरएस, किसको चुनेगा? उसका फायदा किस में है? जो अकलियत है खासकर उनका किस में फायदा दिखेगा? मौजूदा इंडिकेशंस ये हैं कि टीआरएस कांग्रेस के बीजेपी के साथ अलाइन करेगी अपने आप को। उसके लिए काफ़ी कोशिश हो रही है, और आपको याद होगा नहीं, टीडीपी भी बीजेपी से बातचीत कर रही है, तो क्या हम तेलंगाना की आप बात कर रहे थे, क्योंकि टीडीपी का कोई वजूद तेलंगाना में नहीं है फिलहाल, तो इसलिए मैं टीडीपी की बात नहीं कर रहा हूँ। और टीडीपी के रिवाइवल की जो बात हो रही है, मेरे हिसाब से वो एक लॉन्ग शॉट है। उसके बारे में भी मैं नहीं समझता कि टीडीपी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि टीडीपी के पास में वो क़ुव्वत बाकी नहीं रही जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कांग्रेस की मौजूदगी में, चूंकि मुसलमानों का वोट टीआरएस के और कांग्रेस के दरमियान में बटा था पिछली दफ़ा, तो वो क्या वोट अब कंसोलिडेट होकर कांग्रेस की तरफ जाएगा? अगर ये सवाल है आपका, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, इस दफ़ा ऑल्टरनेटिव मुसलमानों के पास नहीं रहेगा, और मुसलमान एक बड़ी तादाद में, बड़ा परसेंटेज मुसलमानों का वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। बिल्कुल। आमिर साहब, सियासी माहौल जो है वो मजहबी बुनियाद पर मुनक़सिम है, इसको किस तरह से रोके कि सभी पार्टियां मजहब का इस्तेमाल कर रही हैं, तो इससे कैसे बचा जाए, खासकर माइनॉरिटी किस तरह से बचे? बिल्कुल सही। तो इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बड़ा अहम है। वो ये कि आप देखिए कि जो अक्सर मुल्कों में जहाँ पे माशी तरक्की तेज़ी से हुई, अचानक एक मोड़ पे आके वो मजहबी हो गई। ईरान ने पहले बताया, ये पाकिस्तान ने फिर किया, फिलीपींस ने किया, श्रीलंका ने किया, अब हमारी बारी आई। और ये एक बड़ी अजीब बात है कि जब आप माशी तरक्की करते होते हैं तो कभी कुछ सालों के बाद आपको फिर मज़हब याद आ जाता है, और इस कट्टरपन से याद आता है कि फिर आप उसकी फंडामेंटल्स पे चले जाते हैं। 100 साल पहले यूरोप में उसी को फंडामेंटलिज्म कहा गया। इंडिया की खुशकिस्मती ये रही कि हम बहुत दिनों तक सेक्युलर रहे, और लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आखिर इतने दिनों तक ये मुल्क जो बिल्कुल ट्रेडिशनल मुल्क है वो इतने दिनों तक सेक्युलर क्यों रहा। और उसके लिए हमको क्रेडिट देना पड़ेगा वो जो हमारे इंडिपेंडेंस के लीडर्स थे, उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग बुनियाद रखी।
अब ये हो गया है कि आप देखिए, ये सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है, मुसलमान भी नॉन सेक्युलर हो गए और शायद पहले हुए। तो वो जो कट्टरता आती है, वो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान में देखी हमने, श्रीलंका में, वही अब हो गई है हमारे पास। तो अब हो ये रहा है कि जो सेक्युलर का मतलब है या सेक्युलर की जो बोलबाला था वो ख़त्म हो गया। अब सेक्युलर को एक ऐसा लफ्ज़ समझा जाता है जो कि गलत है। मोदी से लेके सारे लीडर बीजेपी के, वो सेक्युलर को एक गाली समझते और लोग सेक्युलरिज्म पे की हंसी उड़ाते हैं। तो अब हम बाकायदा एक मजहबी मुल्क हो गए, उसी तरह जैसे हमारे नेबर्स हुए हैं। तो उस वजह से 2024 में मुसलमान वोट का रेलिवेंस जो है वो इस वजह से कम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि पहली बार 2014 में पहली बार एक हिंदू वोट बैंक बन गया और वो हिंदू वोट बैंक बड़ा कंसोलिडेट होता जा रहा है और उस वजह से बड़ा कॉन्फिडेंस है। अब सेक्युलर पार्टीज है कौन सी, आप देखिए, और ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में समझ में आता है कि सेक्युलर पार्टी है कौन सी इंडिया में। अगर किसी पार्टी ने किसी वक्त भी एक रिलीजियस पार्टी का साथ दिया बीजेपी का, तो वो सेक्युलर कैसे रही? नीतीश कुमार सेक्युलर कैसे हुए? महबूबा मुफ्ती कश्मीर में उन्होंने हाथ मिलाया, ये लोग सेक्युलर कैसे हो? अगर आप देखें हर पार्टी, ममता बनर्जी, वो अगर वो बीजेपी के साथ नहीं तो वो फिर सेक्युलर कैसे होगी? आपने एक अल्ट्रा राइट विंग पार्टी को, जो कि बाकायदा हिंदू राष्ट्र की बात करता और कहता है कि सेक्युलर गलत है, आपने उसका साथ दिया 2 ही दिन के लिए सही, तो आपने सेक्युलरिज्म का वो जो आंचल था वो छोड़ दिया। तो उस वजह से सेक्युलर रहना अब बहुत मुश्किल हो गया। जैसे 50 साल पहले रिलीजियस होना बड़ा मुश्किल था, बीजेपी को 1970 में 80 में ये बोलना कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो गैर कानूनी था। अब अलल ऐलान कहते हैं, तो वो एक बड़ी बुनियादी तब्दीली है। चलिए आपके पास आऊँगा। इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, एक बड़ी तादाद अक़लियतों के, ख़ासकर मुसलमानों की हमारे मुल्क में बस्ती है, तकरीबन 20 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमारे पास कोई कायद नहीं है जो हमको लीड कर सके। तो क्या तरक्की के लिए एक अच्छा कायद होना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो किसे अपना कायद हम चुनें? देखिए, आपका जो सवाल है वो बहुत ही, उसका एक जवाब नहीं हो सकता है। ये कहना कि मुसलमानों में कोई कायद नहीं है, ये भी एक किस्म का जो है ना एक माहौल क्रिएट कर दिया गया है और मुसलमानों में से क़ियादत को उभरने का मौका नहीं दिया गया है। मुल्क की जब आज़ादी हुई तो बड़े खदावर कायदीन हमारे पास मौजूद थे, लेकिन वो कांग्रेस का दामन थाम लिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर मौलाना रफ़ी अहमद ख़ुदवाई साहब तक, आप जानते हैं कि इनकी खिदमत जो कुछ भी रही है उससे इनकार हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस मुस्लिम क़ियादत को अपने इसमें रखा और उसके बाद जब भी कोई क़ियादत उभरती रही है उसको सेकुलरिज्म के नाम पर जो है ना उसको कंडेम करने की कोशिश की गई। जैसा कि आमिर साहब ने कहा कि इस मुल्क में कोई सेकुलर नहीं रहा है। असल वजह इसकी यही रही कि जो सेकुलर अक़दार थे, जो सेकुलर वैल्यूज़ थे, उन वैल्यूज़ को इन्होंने फरामोश कर दिया सेकुलर पार्टियों ने। और मुसलमान ये समझकर सेकुलर पार्टियों का साथ देते रहे, नेशनल पार्टियों का, कि ये मुल्क का भी भला करेंगे और इस मुल्क की अक़लियतों का भी भला करेंगे। अब जब कभी भी मुसलमानों की क़ियादत में से कोई मुस्लिम कायद अगर मुसलमानों की पसमानदगी की बात करता है, उनकी तालीम की बात करता है, तो उसको लेबल लग जाता है कि ये फ़िरका परस्त है। तो ये अगर अक़लियतों का कोई लीडर अक़लियतों की तरक्की की बात करे तो फ़िरका परस्ती है, और अक्सरियत का कोई लीडर अपने अक्सरियत की डेवलपमेंट की बात करे तो वो नेशनलिज्म है, वो कौम परस्ती है। तो आज मुल्क की बाशऊर अवाम को ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म एंड व्हाट इज़ कम्युनलिज्म। इसके दरमियान में एक बहुत बारीक लकीर है। मैं अपने फ़िरक़े की तरक्की की बात करूँ तो मैं फ़िरका परस्त हो जाऊँगा, और अगर आप बात करेंगे तो वो कौम की बात हो जाएगी। नतीजा ये हो रहा है कि इस वक्त मुस्लिम क़ियादत को उभरने के मौके नहीं दे रहे हैं। हमारे सामने कई चीज़ें हैं। 1968 के बाद आप जानते हैं कि मुस्लिम मजलिस शूरा कायम हुई थी, और उठाकर देखिए कि आप 45 MPs हमारे मुंतखब हुए थे, पहली मरतबा पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम क़ियादत का विफाक बना था कुल हिंद मजलिस मुशावरत के नाम से। और उसके बाद जब देखा गया कि ये बहुत आगे जा रहे हैं और अक़लियतों का एक बहुत बड़ा परसेंटेज पार्लियामेंट में और असम्बली में पहुंच जाएगा, एक साजिश के तहत उसको पारा पारा कर दिया गया। उसके बाद आप जानते हैं केरला के अंदर मुस्लिम लीग उभरी, इसी तरीके उन्होंने बहुत वहाँ पे काम किया, और आप देखते हैं कि बाज़ाब्ता कोलिशन गवर्नमेंट में वो शामिल रहे, बल्कि एक वक्त पे मुस्लिम लीग के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं मोहम्मद कोया साहब। फिर उसी तरीके से आप आंध्र प्रदेश में आइए, साबिक़ आंध्र प्रदेश और मौजूदा तेलंगाना के अंदर, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
आज़ादी के बाद से 1958 के बाद से यहाँ पर एक मुस्लिम क़यादत का एक रोल अदा कर रही है। लेकिन दीगर इलाक़ों के अंदर मुस्लिम क़यादत इसलिए नहीं उभर सकी, अगर यूपी की आप बात करेंगे तो यूपी के मुसलमानों के अंदर वो सियासी शऊर नहीं पैदा हो सका जो सियासी शऊर पैदा होना चाहिए था। मुल्क की तकसीम के बाद वहाँ का इंटेलेक्चुअल तबका, चाहे वो बिहार का हो, चाहे मगरबी बंगाल का हो, चाहे यूपी का हो, वो पाकिस्तान को हिजरत कर गया और नतीजा यह हुआ कि एक खला वहाँ पर पैदा हो गया और उस खला को पुर करने की जब भी कोशिश की गई तो हमारी मजहबी क़यादतें, वो लोगों को सियासी सेक्युलर पार्टियों ने, मैं कहूँगा ये लफ्ज़, कि उनको अपने तरफ यानी हमनवा उनका बना लिया और नतीजा ये हुआ कि सियासी क़यादत कोई वहाँ पर उभर नहीं सकी। यूपी के अंदर दीनी मदारिस का जाल बिछा हुआ नज़र आता है। उलमा की और मुफ्तियान इकराम की कोई कमी आपको यूपी और बिहार और बंगाल में नहीं नजर आएगी, लेकिन कोई खदावर मुस्लिम कायद आपको वहाँ पर नजर नहीं लेकिन वहाँ पर भी मसलकों में बैठे हुए हैं, जिसकी जी। वजह से मसलकों में बैठे हुए मदारिस जो भी हैं, नहीं, जिसकी वजह वहाँ से यतीम भी नहीं हो पा रही। वहाँ पर मजहबी मेंबर से सियासत की गई है। बिल्कुल। जामे मस्जिद के इमाम साहब जो हैं वो वहाँ के सियासी कायद के तो तस्लीम किए गए हैं। वो सूरत हाल आपको जुनूब में नहीं मिलेगी। जुनूब के नहीं, अंदर एक दौर था जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम अगर कुछ बोलते थे तो उसका मुल्क पर असर होता था, लेकिन अब वो भी असर नहीं हो रहा है। वो भी अब असर है ना। मैंने यही बताना कि सेक्युलर पार्टियों ने मजहबी क़यादत को खरीद लिया और एक वक्त तक उसका इस्तेमाल होता रहा, लेकिन आज सूरत हाल ये है कि पूरा का पूरा आपके पास शुमाली हिंद का मुस्लिम क़यादत से बिल्कुल जो है वहाँ पर कोई आपको कायद नजर नहीं आ रहा और कोई उन पर भरोसा करने के लिए भी तैयार नहीं है। आऊँगा आपके पास। अयूब साहब, आपके पास आना चाहूँगा। क्या मुस्लिम क़यादत हमारे साथ होगी या हम अपना लीडर चुनेंगे तभी हम तरक्की कर सकते हैं या मुसलमान तरक्की कर सकते हैं? इसमें दो जिक्र करूँगा। एक कश्मीर का, जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे से, चाहे वो एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, और दूसरा मैं जिक्र करूँगा हैदराबाद का। यहाँ पर एक लंबे अरसे से एमआईएम का दबदबा है, एमएलए इनके हैं, बल्दिया इनका है। तो क्या यहाँ पर मुसलमानों को कोई मसाइल नहीं है या कश्मीर में कोई मसाइल नहीं है? नहीं, कश्मीर की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि कश्मीर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है और वहाँ पे जिस किस्म की पॉलिटिक्स खेली गई और खेली जा रही है उसके ऊपर बात करना बहुत मुश्किल है। मेरा सवाल ये है कि एक इतने लंबे तक वहाँ पर इक़्तिदार में मुस्लिम जमातें रहीं, आज भी लोग बेसिक चीज़ों के लिए, रोड, सड़क, पानी, बिजली, इसके लिए तरस रहे हैं। आजम साहब, मैं जवाब दे सकता हूँ कश्मीर में। आएंगे आपके पास, लेंगे। हम कश्मीर की बात मैं इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि कश्मीर एक बिल्कुल अलग एंटिटी है, वहाँ की पॉलिटिक्स अलग है, वहाँ पे ख़ानदानी पॉलिटिक्स चलती रही। अब्दुल्लाज वहाँ पे रहे, मीर वाइज वहाँ पे रहे, मुफ्ती सईद रहे। ये ख़ानदानी पॉलिटिक्स को अगर आप समझते हैं कि कश्मीर की पॉलिटिक्स है तो शायद होगी। मेरे हिसाब से मुस्लिम पॉलिटिक्स एज सच वाज नॉट प्रेजेंट देयर। इंडिपेंडेंट मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा सवाल आपका ये था कि हैदराबाद के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बड़ा रोल रहा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इन्फ्लुएंस न सिर्फ हैदराबाद बल्कि अजला में भी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो करवट बदलती रही है वक्तन फ़वक्तन, उसकी वजह से मुसलमानों में एक किस्म की बेचैनी है। पिछले इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीआरएस के साथ थी, अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस के करीब आ रही है। तो ये आप इसको तो मुस्लिम इसमें नई बात तो नहीं है। जिसकी हुकूमत रहती है एक तरह से देखा जाए तो मजलिस उसके साथ ही रहती है। नहीं, ज़रूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि अगर आप उसूलों की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो कुछ उसूल भी होना चाहिए, वरना फिर आप मुख्तलिफ कैसा हैं दूसरों से। अगर आप पैसे की तरफ, पावर की तरफ जाते हैं तो फिर आपके वो जो बड़े बड़े ऐलानात थे उसका क्या होगा? तो आपके पास में प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी अपनी शख्सियत में होना चाहिए, उसकी मैं गैर मौजूदगी देखता हूँ। लिहाजा तेलंगाना में मेरा ये मानना है कि मुसलमान इस दफ़ा कांग्रेस के साथ जाएंगे और कांग्रेस की सपोर्ट देंगे और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद कांग्रेस के साथ जाएगी। चलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे कश्मीर के मामले पर। मेरा मानना यह है कि कश्मीर इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान का जुज़्व लायनफ़क है और हम उसको हिंदुस्तान से अलग नहीं करते हैं। और चूंकि ये हिंदुस्तान का अटूट अंग है,
लिहाजा वहाँ पर होने वाले डेवलपमेंट पर, वहाँ की पसमानदगी पर गुफ्तगू करना मैं समझता हूँ कि कोई जुर्म की बात नहीं है। आप जानते हैं कि कश्मीर को जब हिंदुस्तान की रियासत आपने तस्लीम किया तो क्या आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर कभी आज़ादाना इलेक्शन हुए, कभी गैर जानिबदार अंदाज में कभी आपने इलेक्शन कराया? वहाँ पर हमेशा दिल्ली के इशारों पर कश्मीर में हुकूमतें बनती रही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की हुकूमत हो या किसी और की हुकूमत हो। क्या वहाँ की आवाम को आपने आज़ादी के साथ वोट डालने की इजाज़त दी? 1989 के इलेक्शन को याद कीजिए, उस वक्त कश्मीरियों ने कहा था कि आप पर एक मरतबा आज़ाद इलेक्शन करा दीजिए, हम हिंदुस्तान की जमहूरियत पर एतमाद करेंगे। लेकिन वो 89 का इलेक्शन वहाँ पर आज़ाद नहीं हुआ, फ़ौज के लोगों ने खुद वोट डाला, आवाम को घरों में बंद कर दिया गया। तो कैसे आप ये कह सकते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर की ज़मीन से जितनी आपको मोहब्बत है, उसी तरीके से कश्मीर की आवाम से भी वो मोहब्बत का आप सबूत दीजिए। वाजपेयी साहब ने जब कश्मीर का दौरा किया था तो बड़े तारीख़ी जुमले उन्होंने कहे थे। लोगों ने पूछा था कि आप कश्मीरियत के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरियत की बात नहीं करूँगा, मैं इंसानियत की बात करूँगा। और कहा कि आप कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि स्काई इज़ द लिमिट, आसमान तक अगर कोई चीज़ का मुतालबा होता है तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तो हमारा मानना यह है कि आप कश्मीरियों के ताल्लुक़ से उनके साथ इंसाफ कीजिए, उनको जो है ना आप उनके साथ बिल्कुल बेगानगी का मामला मत कीजिए। वहाँ पर जो इस वक्त बेचैनी पाई जा रही है उसकी वजह यह है कि सिस्टम कुछ इस तरीके से ख़राब हो चुका है कि लाकर लोगों को वहाँ पर मुसल्लत कर दिया जाता है, और जिसके नतीजे में ये ख़ानदान, जैसा कि अय्यूब अली साहब ने कहा कि चंद ख़ानदानों की इजारादारी वहाँ पर है, अवाम आज भी मुसीबत का शिकार है। चलिए बिल्कुल, मैं आमिर एक साहब आपके लाइन- पास मैं एक हाँ, लाइन इस बिल्कुल। पे कह दूं कि अगर आप कश्मीर को देखें तो कश्मीर की वो सूरत हाल नहीं है जो बाकी मुल्क की है। कश्मीर इज़ नॉट द पुअरेस्ट स्टेट, बल्कि कश्मीर में गरीबी बहुत कम है। कश्मीर के हेल्थ इंडिकेटर्स बिहार और यूपी से बेहतर हैं, कश्मीर के एजुकेशन इंडिकेटर्स बिहार और यूपी से बेहतर हैं। तो कश्मीर की माशी हालत वैसी नहीं है जैसे बिहार, जहाँ और मुसलमानों की अक्सरियत है। वो कश्मीर की सियासत वो एक अलग। चलिए कश्मीर का टॉपिक यहाँ पर छोड़ेंगे, बात करेंगे कि अक़लियत है या जो मुसलमान हैं, अगर कोई बात मनमानी है या कुछ और हुकूमत से मुतालबा करना है तो किस तरह उसको हम पूरा कर सकते हैं, किस तरह वो दबाव बना सकते हैं हुकूमत पर या सरकार पर या पार्टियों पर? क्योंकि हमने देखा कि मराठा बहुत कम तादाद में, लेकिन अभी इन्होंने स्पेशल खुसूसी इजलास बुलाया गया महाराष्ट्र असेंबली का, और उन्होंने 10% का जो भी रिजर्वेशन पास करा, हालांकि अभी पेंडिंग है, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक तरह से वो पास हो गया है। तो मुसलमान इस पोजीशन में कब आएंगे क्योंकि कोई इशू हो उसको वो हुकूमत पर दबाव बनाकर अपने मुतालबात पूरे करवाएं? मौजूदा सूरत हाल में तो बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही मुसलमान कोई मुतालबा करेंगे 2 वोट और बढ़ जाएंगे बीजेपी के। तो अगर मुसलमान कहें रिजर्वेशन तो सिकंदराबाद की सीट गई, अगर मुसलमान कहें मौजिन की तनख्वाह तो यूपी में और 4 सीट चले जाएंगे। तो इन सूरत हाल में तो कुछ भी कहना बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि मुद्दा वही है कि भाई ये मुसलमान है, इनको सारी गवर्नमेंट्स ने अपीज़ किया, ये जो मांगते हैं इनको मिल जाता है, वो मिले चाहे नहीं मिले, अक्सर नहीं मिला, लेकिन अगर मुसलमान मुसलमानों के लिए मांगता है तो वो तो बाकायदा वो थाल पे रख के देने की बात है कि भाई ये लीजिए, आप इसका जिक्र करिए और इससे और वोट मांग लीजिए। चलिए, वक्त की कमी है, अय्यूब साहब तीनों लोग, हाँ बोलिए, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को आने वाले इलेक्शन के पस मंज़र में अगर देखना है तो हमको नॉर्थ और साउथ के डिवाइड को देखना है। ये कहना कि नॉर्थ में मुसलमान जीतेंगे, हो सकता है जीते, वो लोग दूसरे पार्टी से अलायंस करेंगे, मुलायम सिंह की पार्टी के साथ जाएंगे, अखिलेश यादव उसके बेटे उनके साथ जाएंगे, या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे बिहार में, हो सकता है, मुमकिन है उनके कुछ सीट्स बन जाएं। जैसा आप कह रहे थे कि वो नंबर्स तो नहीं आ सकते क्योंकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ में एक अजीब किस्म की नफ़रत फैला दी गई है चौतरफ। तो मुसलमान जो कहेगा, जैसा अभी आमिरुल्लाह खान ने कहा, तो उसका फौरी कोई उल्टा आएगा। आप अगर इंटरनेट फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप एक बयान दीजिए, वो हिंदू ट्रॉल जो है, एंटी मुस्लिम ट्रॉल, आपके पीछे लग जाता है।
तो ये एक इंडिकेशन है। मेरा मानना ये है कि नॉर्थ और साउथ का डिवाइड और ज़्यादा गहरा होगा और साउथ में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स आएंगी, चाहे वो आप गवर्नमेंट से हटके, मैं लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये लोग ज़्यादा जीतेंगे। तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और केरल में और तमिलनाडु में ये नॉन बीजेपी कैंडिडेट्स जीतेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इनकी अहमियत रहेगी। नॉर्थ और साउथ का फर्क यहाँ पर दिखेगा। चलिए एक आखिरी सवाल तीनों लोगों से करना चाहूँगा कि 2024 आम इंतखाबात, मुसलमानों का या अक़लियतों का क्या किरदार होगा, क्या सोच कर वो वोट डाले जाएं कि अगला 5 साल उनका अच्छा गुजरे? 2024 के इस लोकसभा इलेक्शन के अंदर अक़लियतें बहरहाल सेक्युलर पार्टियों के साथ जाएंगी, जैसा कि साबिक़ में भी गया है, लेकिन हम इस बात की कोशिश करें कि अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों के वोट तकसीम ना हो। हमको जो कुछ भी नुकसान हुआ है पार्लिमानी सियासत में हिंदुस्तान के मुसलमानों को, वो मुसलमानों के अदम इत्तेहाद का नतीजा रहा है। अगर मुसलमान किसी एक सेकुलर पार्टी को, अगर आप यूपी का मुसलमान ये तय करता है कि हमको कांग्रेस को वोट देना है तो सारे मुसलमान कांग्रेस के हक़ में वोट दें। अगर वहाँ की मुस्लिम क़यादत ये तय करती है मुशावरत के ज़रिए कि समाजवादी पार्टी का वोट जाना चाहिए तो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लाजमी चीज़ है कि ये वोट हमारे बेवक़्त हो जाएंगे। बिल्कुल। और आमिर जैसा कि साहब, मैं आखिरी बात कहूँगा आमिर साहब, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? मैं बिल्कुल बहुत मुख्तसर। हाँ जी, बिल्कुल इसके बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट बात करूँगा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो नेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स की फ़िक्र ना करें, वो उसमें उनका रोल अब नहीं रहा। अब मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखे कि मेरे लिए कौन सा लीडर ये नरसिम्हा राव सबसे अच्छा है, ये जब मैं गिरफ्तार होऊंगा, ये पुलिस स्टेशन आएगा, ये मेरे लिए कुआं खोदेगा और ये मेरी स्कूल बनाएगा। तो हमको वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होती थी कि आप कैंडिडेट को देखिए, एक अच्छे ऑनेस्ट कैंडिडेट को जो आपकी रहबरी करे, जो आपकी बातें आगे ले उसको जाए। सेलेक्ट करें। बिल्कुल। अयूब साहब, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं आमिर साहब की बात की तायद करता हूँ कि मुसलमान बहुत ज़्यादा हाइपर ना हो जाएं 2024 के इलेक्शंस को लेकर। सोच समझ कर वोट दें, जैसा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई सेक्युलर आदमी समझ में आता है उसको वोट दें, और आपकी तवज्जो यहीं से शुरू होनी चाहिए, आपकी तालीम पर और आपके वेलफेयर पर। आप वो तंजीमें बनाइए, वो उस जगह काम कीजिए जहाँ पे आपको आज तक रुकावट नहीं है। फॉर इंस्टेंस एजुकेशन में आप पर अभी तक कोई रुकावट नहीं आई है। आप अगर IAS IPS वगैरह के नताइज देखें तो आपको समझ में आता है कि आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेशन उतना ज़्यादा नहीं रहा। तो अगर ऐसा है और आप अगर इंटरनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज की तरफ जाते हैं तो उनके पास में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपके पास में क्वालिफिकेशंस होना चाहिए ताकि आप जी सकें और बेहतर रास्ते पर चल सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। तो नाजरीन, जो आज का हमारा मौजू था कि 2024 में अक़लियतों का किरदार क्या हो, तो यहाँ पर ये नतीजा निकल कर सामने आया कि मुसलमान अपने अपने इलाकों में जो उम्मीदवार बेहतर हो उसके साथ जाएं और उसके साथ अपना मुस्तकबिल देखें, ताकि वो दुख दर्द में आपके साथ खड़ा हो, ना कि किसी पार्टी के साथ जाएं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुखसार, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर आज़म साहब। इट वॉज़ अ वेरी गुड डिस्कशन, वेल नॉलेजेबल। बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली, बहुत चीज़ों की जानकारी हमें मिली। थैंक यू सो मच।